Hello everyone. Today we are discussing one another topic of your chapter globalization, and the topic is political consequences. We already have discussed the concept of globalization and the causes of globalization. So, what are the political consequences? So one of the debate that has been generated as a consequence of contemporary process of globalization relates to its ongoing political impact. अब देखिए क्या है कि जो ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसमें उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हैं, पॉलिटिकली किसी कंट्री में क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, इस पे बहुत से डिबेट्स होते रहते हैं। कोई इसको सपोर्ट करता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो किसी कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए अच्छा है, और कोई कहता है कि ये अच्छा नहीं है। तो अब देखिए क्या है, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट सोवरेनिटी। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन जो है वो ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट है स्टेट सोवरेनिटी को, उसको किस तरह से अफेक्ट करता है। अब ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है स्टेट सोवरेनिटी का? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो है वो आप समझिए कि जो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया वो आया था 1648 में। और ये कब आया था? जबकि यूरोप में 80 ईयर से यूरोप के रोम के अंदर, और 30 ईयर्स से जो डच और स्पेन के बीच में वॉर चल रहा था। तो उस वॉर में के बाद एक पीस ट्रीटी हुई, और उस पीस ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। तो इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया कि सोवरेनिटी है क्या, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ आपस में वॉर कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि हर कंट्री को एक स्टेट सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए कि जो हर एक कंट्री है। स्टेट सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्टेट सोवरेनिटी इज़ द कॉन्सेप्ट दैट स्टेट आर इन कंप्लीट एंड एक्सक्लूसिव कंट्रोल of all the people and property within their territory. स्टेट सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्टेट है, जो कोई देश है या उस देश की जो गवर्नमेंट है, उसका कंट्रोल है। किस पे कंट्रोल है? उसका कंट्रोल है वहाँ पर रहने वाले लोगों पे, उस देश के अंदर रहने वाले उस स्टेट के अंदर जो टेरिटरीज़ हैं उस टेरिटरी पे उसका कंट्रोल है। उसके अंदर सारे पॉलिटिकल राइट उस स्टेट के हैं। तो स्टेट सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था वो 1648 में वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में वहाँ पर ये स्टेट सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया, और हर देश को ये कहा गया कि हर जो कंट्री है, हर एक जो स्टेट है, चाहे वो रोम है, चाहे वो स्पेन है, चाहे वो डच है, वो इंडिया है, वो पाकिस्तान है, वो सब के सब स्टेट जो हैं आपस में इक्वल हैं, और अपने एरिया में, अपने लोगों में, अपनी टेरिटरी के अंदर उनका कंट्रोल है, वो सेवरन स्टेट्स हैं। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट स्टेट सेवरेनिटी का है कि स्टेट के पास बहुत सी पावर्स होती हैं विद इन द स्टेट, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो टेरिटरी है, उसके अंदर उस स्टेट के पास बहुत पावर होती है। तो क्वेश्चन ये है कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी को अफेक्ट करता है। तो ये कौन कौन से सिस्टम है? देखिए, देयर आर एटलीस्ट 3 एस्पेक्ट दैट वी नीड टू कंसिडर। तो कौन कौन से? देखिए, एट द मोस्ट सिंपल लेवल ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन द इरोजन ऑफ द स्टेट कैपेसिटी, दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे डू। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, सबसे सिंपल ये है कि सबसे ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, वो स्टेट की जो कैपेसिटी है, जो उसकी पावर्स हैं, जो उसका कंट्रोल है, उसका इरोजन कर लेता है, उसको कम कर देता है। मतलब ये है कि जो स्टेट की एबिलिटी है करने के लिए, वहाँ पर वो थोड़ा सा कंट्रोल कर देता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड द ओल्ड वेलफेयर स्टेट is now giving away to a more minimal state that performs certain core functions such as maintenance of law and order and security of its citizen। अब वो ऐसा कह रहे हैं कि जो एक वेलफेयर स्टेट होता था पहले, पूरे वर्ल्ड में पहले कोई भी स्टेट जो होता था वो वेलफेयर स्टेट होते थे। तो एक कॉन्सेप्ट था कि स्टेट को वेलफेयर स्टेट होना है, स्टेट को क्या करना है? वेलफेयर करना है। किसका वेलफेयर करना है? जो लोग, जो गरीब लोग, जो फिनेंशियली और सोशल नीड में जो लोग होते हैं, उनको ग्रांट्स के थ्रू, पेंशन्स के थ्रू और भी बेनिफिट्स के थ्रू उनको हेल्प करना होता है। तो स्टेट होता है वेलफेयर स्टेट। और वेलफेयर स्टेट क्या है? वेलफेयर स्टेट इज़ अ सिस्टम
whereby the state undertakes to protect the health and well-being of the citizen, especially those in financial and social need, by means of grant, pensions and other benefits. तो स्टेट जो वेलफेयर स्टेट है उसका काम है अपने देश में रहने वाले गरीब लोगों की मदद करना। तो जो पहले स्टेट हुआ करते थे वो एक वेलफेयर स्टेट हुआ करते थे, पर अब क्या चेंज हो गए हैं, वो ग्लोबलाइजेशन के बाद वो मिनिमल स्टेट की तरफ चेंज होते जा रहे हैं। और मिनिमल स्टेट में क्या होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करते हैं, सिक्योरिटी अपने सिटीजन की देखते हैं, बस उनका इतना ही काम रहता है, वो वेलफेयर करना कम कर देते हैं, वेलफेयर स्कीम्स जो होती हैं उनकी कम हो जाती हैं। हाउएवर इट विड्रॉज फॉर मैनी ऑफ इट्स अर्लियर वेलफेयर फंक्शन डायरेक्टेड एट इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत से जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं, वो उनको थोड़ा सा विड्रॉ कर लेते हैं जो स्टेट्स होते हैं आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। ये इम्पैक्ट आया है पॉलिटिकल। इन प्लेस ऑफ द वेलफेयर स्टेट इट इज़ द मार्केट दैट बिकम्स द प्राइम डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटी। अब देखिए जो सोशल और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ हैं स्टेट की, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है मार्केट डिसाइड करती है कि आपको किस तरह से हैंडल करना है, लोगों की जो वेलफेयर है वो करना है नहीं करना है, और मार्केट किस तरह से चल रही है, आपकी सिचुएशन है कि नहीं है, तो मार्केट डिसाइड करती है। जो एमएनसीज़ हैं उनकी क्या स्कीम्स हैं, वहाँ पर कैसे इकोनॉमी चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से तो मार्केट जो है वो प्राइम डिटर्मिनेंट हो जाती है इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटीज़ की। द एंट्री एंड द इंक्रीज रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड लीड्स टू अ रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन ऑन देयर ओन। अब देखिए जो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, उनकी एंट्री होने से, किसी भी स्टेट में उनकी एंट्री होने से स्टेट की कैपेसिटी कम हो जाती है और एमएनसीज़ जो हैं वो डिसीजन लेने लग जाती हैं। और वो डिसीजन कैसे लेंगी, वो डिसीजन अपने प्रॉफिट और लॉस को देखते हुए लेंगी। तो इसमें जो है वो वेलफेयर स्टेट जो है वो उसमें कुछ ना कुछ उनकी कैपेसिटी में, स्टेट की कैपेसिटी में वो कमी आ जाती है और वो वेलफेयर स्टेट से मिनिमल स्टेट बन जाता है। ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट। एट द सेम टाइम द ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी। अब बहुत से लोग हैं, आपको पता है कि डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में हैं। तो उसी समय कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि स्टेट जो है, जो ग्लोबलाइजेशन है, वो स्टेट की कैपेसिटी को हमेशा कम नहीं कर रहा है। किसी किसी कंट्री में कर रहा हो सकता है पर किसी कंट्री में नहीं कर रहा है। बहुत सी जो कंट्रीज़ हैं वो अभी भी वेलफेयर कर रही हैं। आपने देखा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, उनके वहाँ एजुकेशन, हेल्थ सब कुछ फ्री है। ऐसे और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो कि वेलफेयर कर रही हैं, पर सारे कंट्रीज़ में ऐसा नहीं हो रहा है, वहाँ भी ग्लोबलाइजेशन है। तो जो सपोर्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन का वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हमेशा किसी स्टेट की कैपेसिटी को रिड्यूस नहीं करता है। द प्राइमेसी ऑफ द स्टेट कंटिन्यूज टू बी द अनचैलेंज बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। जो प्राइमेसी मीन्स उनकी प्रायोरिटी क्या है, स्टेट की प्रायोरिटी क्या रही है, कंटिन्यू होती रही है। स्टेट की प्रायोरिटी जो रही है वो अनचैलेंज बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी रही है। मतलब कि जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है उस स्टेट की, जो लोग उस जगह में रहते हैं, उस स्टेट में रहते हैं, उनके जो अनचैलेंज बेसिस हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक ज़रूरतें की चीज़ें हैं जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अनचैलेंज मीन्स कि नॉट डिस्प्यूटेड, मीन्स एवरीबडी इज़ एग्री विद दोज सपोर्ट फॉर द पुअर पीपल। मतलब सब लोग चाहते हैं कि जो पुअर पीपल को जो सपोर्ट चाहिए वो उस सपोर्ट को बहुत सी कंट्रीज़ कंटिन्यू कर रही हैं। The old jealousies and rivalries between countries have not ceased to matter in the political world politics. The state continue to discharge the essential function and consciously withdraws from certain domains from which it wishes to. तो वो कह रहे हैं कि जो पुरानी राइवलरीज़ हैं उससे और उसमें ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, और जो स्टेट है वो लॉ एंड ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी करता चला जा रहा है। और जहाँ जहाँ उसको लग रहा है कि कौन सी वेलफेयर स्कीम को उसको विड्रॉ करना है तो कॉन्शियसली वो कर रहा है। ऐसे लोगों का कहना है जो कि
ग्लोबलाइजेशन का सपोर्ट करते हैं। तो स्टेट जो है वो इम्पोर्टेंट बना रहा है। तो ये इंडियन इन सम रिस्पेक्ट स्टेट कैपेसिटी हैव रिसीव्ड अ बूस्ट। हम कह रहे हैं कि कभी कभी क्या हो, इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्टेट की कैपेसिटी है एक्चुअली कहीं कहीं वो बूस्ट हो गई है, वो बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, स्टेट के अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजी उनके पास पहुंच गई है। स्टेट जो है वो अपने सिटीजन्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, और इस इंफॉर्मेशन से जो स्टेट है वो बेटर रूल करेगा और इससे स्टेट को फ़ायदा होगा और स्टेट पावरफुल हो जाएगा। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी से स्टेट को फ़ायदा हुआ है, और ग्लोबलाइजेशन से का जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, इसके दोनों जो तरीके हैं, मतलब कुछ लोग सपोर्ट करें वो भी आपने देख लिया किस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट है, और जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो भी आपने देख लिया, पॉलिटिकल पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब देखिए वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है क्या? अब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या है? While everything may not be known about the economic facet of globalization, this particular dimension shapes a large part of the content and direction of the contemporary debate surrounding globalization. अब देखिए कि हर चीज़ जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक फीचर की वजह से, ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ इकोनॉमिक फीचर ही नहीं है, इसके पॉलिटिकल फीचर्स भी हैं, इसके कल्चरल फीचर्स भी हैं, लेकिन इकोनॉमिक जो इसके फीचर्स हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, दे आर more important than other political or cultural situations. तो we have to discuss about economic consequences. इसके क्या है? ऐसा नहीं है कि सब कुछ इकोनॉमिक ही है, लेकिन economic consequences important है। A part of the problem has to do with defining economic globalization itself. The mention of the economic globalization draws our attention immediately to the role of international institutions like the IMF and WTO and the role they play in determining economic policies across the world. अब देखिए हमको सबसे पहले क्या करना है कि हमको देखना है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है क्या। व्हाट इज़ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन? Economic globalization is the increasing economic interdependence of national economies across the world through a rapid increase in cross-border movement of goods, services, technology and capital. तो economic globalization क्या है? ये जो कंट्रीज़ आपस में इंटरडिपेंडेंट हो गई हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गई हैं अपनी नेशनल इकोनॉमी के लिए, और जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, कैपिटल का, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें दो चीज़ें, दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। पहले है आपका IMF, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड WTO, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और उनका इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, वर्ल्ड में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को किस तरह से ये दोनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस अफेक्ट करते हैं वो देखें। IMF क्या करता है? द IMF एंड WTO आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन with about 150 members in common, while the IMF central focus is on the international monetary and financial system and WTO is on the international trading system. Both work together to ensure the sound system for the global trade and payments. So IMF and WTO monetary fund is dealing with finance and monetary system of the world. कंट्रीज़ के जो फाइनेंशियल और मॉनेटरी सिस्टम होते हैं, IMF उसका ध्यान देता है और WTO देखता है कि ट्रेड किस तरह से चल रहा है। येट ग्लोबलाइजेशन मस्ट नॉट बी व्यूड इन सच नैरो टर्म्स। लेकिन ग्लोबलाइजेशन सिर्फ IMF और WTO से ही नहीं होता, इसका एक ब्रॉडर एस्पेक्ट भी है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स मैनी एक्टर्स अदर देन दीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आपने देखा, इसमें सिर्फ IMF और WTO ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसमें a much broader way of understanding of economic globalization require us to look at the distribution of economic gains, who gets the most of the globalization and who get less, and indeed who loses from it. अब देखिए अगर हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को देखें और हम ये समझने की कोशिश करें कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है और किसको कम फ़ायदा हो रहा है,
और कौन ऐसा है जिसको इसका नुकसान हो रहा है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का। What is often called economic globalization usually involves greater economic flows among different countries of world। अब आपने देखा है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है जो कंट्रीज़ हैं उनकी उनकी नेशनल इकोनॉमी जो है वो इंटरडिपेंडेंट हो जाती हैं और क्रॉस बॉर्डर जो है मूवमेंट होता है गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, कैपिटल का, पीपल का। तो ये जो मूवमेंट है तो ये क्या हो रहा है, ये है डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ वर्ल्ड के बीच में ये जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। सम ऑफ दिस इज़ वॉलंटरी एंड सम फोर्स बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पावरफुल कंट्रीज। अब जो ये मूवमेंट हो रहा है, जो इकोनॉमिक फ़्लो हो रहा है, कैपिटल का फ़्लो हो रहा है, मनी जा रही है यहाँ से वहाँ, टेक्नोलॉजी जा रही है, आइडियाज़ जा रहे हैं, पीपल जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, कमोडिटीज़ जा रही हैं, ये कभी तो वॉलंटरी होता है, कभी कंट्रीज़ चाहते हैं कि वो हो जाए वॉलंटरीली, वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कभी कभी फोर्स से भी होता है। कभी कभी WTO फोर्स करता है कि आप अपने ट्रेड बैरियर्स हटाइए। इंडिया को ऐसा बोला गया था, ट्रेड बैरियर आइडिया दिया था WTO ने कि आप अपने ट्रेड बैरियर हटाइए, ग्लोबलाइजेशन करिए अपने कंट्रीज़ में। तो इस तरह से कभी कभी वो वॉलंटरी होता है, कंट्रीज़ खुद चाहते हैं या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो फोर्स करते हैं, या कोई पावरफुल कंट्री जो है अमेरिका कहेगी कि आप ट्रेड बैरियर हटाइए, नहीं हटाइए। आपको पता है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर ट्रेड बैरियर लगा दिए हैं और कंट्री को भी फोर्स किया है कि आप ईरान के साथ ज़्यादा ट्रेड मत करिए। तो इस तरह से कभी कभी पावरफुल कंट्रीज़ फोर्स भी करती हैं। As we saw in the example at the beginning of the chapter, this flow and exchange can take various form। अब देखिए जो फ्लो है, इकोनॉमिक जो फ्लो चल रहा है वो अलग अलग फॉर्म में होता है। किस किस चीज़ का फ्लो होता है, कमोडिटीज़, गुड्स जो होते हैं, सामान हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इंडिया से बहुत सा सामान विदेशों में जा रहा है, विदेशों से बहुत सा सामान एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। कैपिटल, कुछ लोग जो होते हैं वो मनी को इन्वेस्ट करते हैं दूसरी कंट्री में जा कर के, तो कैपिटल का फ़्लो हो रहा है। पीपल जा रहे हैं यहाँ वहाँ काम करने के लिए, और आइडियाज़ का फ़्लो हो रहा है। तो ये चार चीज़ों का फ़्लो हो रहा है कंट्रीज़ के बीच में। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्वॉल्व ग्रेटर ट्रेड इन कमोडिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब। The restrictions imposed by different countries on allowing the import of other countries have been reduced। अब देखिए बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं वो अपने देश में ट्रेड बैरियर लगा देती हैं और दूसरी कंट्री का सामान आने के लिए, तो वो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो रेस्ट्रिक्शंस थोड़ा कम हुए हैं। सिमिलरली द रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस कंट्रीज आर ऑल्सो बीन रिड्यूस। तो कैपिटल जो मनी का इन्वेस्टमेंट है, एक कंट्रीज़ का जो MNC है वो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, उसमें भी जो पहले रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो भी रिड्यूस हुए हैं। तो एक जो MNC है वो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है आसानी से। उन कंट्रीज़ ने, जिन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वहाँ पर कुछ उन्होंने अपने ट्रेड जो बैरियर्स हैं वो हटाए हैं, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में चेंजेस किए हैं। तो इस तरह से कंट्रीज़ MNCs जो हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रही हैं। इन ऑपरेशनल टर्म it means that investors in the rich country can invest their money in the countries other than their own, including developing countries where they might get better returns। अब देखिए जो है ऑपरेशन टर्म में क्या है, किस तरह से कैपिटल का मूवमेंट हो रहा है। तो इस तरह से हो रहा है कि जो रिच कंट्रीज़ हैं उनके पास पैसा है तो वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपनी कंट्रीज़ में उनको हर चीज़ कॉस्टली मिलेगी। उनको लैंड कॉस्टली मिल रहा है, लेबर कॉस्टली मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टली है। तो इसलिए वाले वो क्या करते हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपने जो कंपनीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में खोल देते हैं। वहाँ पर उनको बेटर रिटर्न्स मिल जाते हैं, लेबर भी सस्ता मिल जाता है और लैंड भी सस्ती मिल जाती है, और वो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। Globalization has also led to the flow of ideas across the nation boundaries. The spread of internet and computer related services is an example of that। अब ग्लोबलाइजेशन में देखिए किस किस का मूवमेंट हुआ, वो मूवमेंट हुआ आपका गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजीज़ का एंड कैपिटल का, या आप इसको बोल सकते हैं कि कमोडिटीज़, पीपल, कैपिटल एंड आइडियाज़। अब आइडिया का जब आपस में आइडिया स्प्रेड हुआ तो ये कौन से आइडिया है, इंटरनेट का आइडिया आया। आपको पता है कि इंटरनेट पहले अमेरिका में इसका काम शुरू हुआ, फिर इंटरनेट और कंप्यूटर जो रिलेटेड चीज़ें थी वो दुनिया के और चीज़ों में भी
और जगहों में भी फैल गई। तो उस इंटरनेट से और कंप्यूटर से और भी कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, बट ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट लेड टू द सेम डिग्री ऑफ इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब। अब देखिए, जिस तरह से कैपिटल का फ़्लो हो रहा है, जिस तरह से कमोडिटी का फ़्लो हो रहा है, आइडिया का फ़्लो हो रहा है, लेकिन लोग इतने ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं कंपेयर टू कमोडिटी, आइडिया एंड टेक्नोलॉजी के। डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव केयरफुली, अब देखिए डेवलप्ड कंट्री ने क्या कर दिया, आपको पता होगा इस बीच बहुत से वीज़ा जो हैं कंट्रीज़ ने, हमारे इंडियन जो वर्क वीज़ा था, क्योंकि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, तो वर्क वीज़ा उन्होंने इंडियन लोगों के लिए कुछ उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है अमेरिका के अंदर, या सऊदी अरेबिया ने बोल दिया कि हम अपने इंडियंस को ऐसे नहीं आने देंगे, वर्क वीज़ा नहीं दे सकते हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करती हैं चालाकी से, वो अपने बॉर्डर को गार्ड करती हैं और कुछ वीज़ा पॉलिसीज़ लगा देती हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग हैं वो वहाँ आके उनके जॉब्स ना लेने, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ना हो जाए। इसकी वजह से वो कुछ जो वीज़ा के जो पॉलिसीज़ हैं वो कुछ चेंज कर देती हैं। तो मूवमेंट हो रहा है, कमोडिटी का हो रहा है, कैपिटल का हो रहा है, आइडिया का हो रहा है, लेकिन लोगों का उतना मूवमेंट नहीं हो रहा है। In thinking about the consequences of globalization, it is necessary to keep in mind that the same set of policies do not lead to the same result everywhere. अब देखिए, हम जो consequences देखते हैं, इकोनॉमिक consequences क्या हैं, पॉलिटिकल consequences क्या हैं, लेकिन ये हर जगह एक से रिज़ल्ट नहीं आएंगे। वो डिपेंड करेगा वो किस कंट्री में कौन सी ट्रेड बैरियर्स हैं, किस कंट्री में किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट किस तरह से हेल्पफुल है या नहीं है, या लोग किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हर जगह ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट एक सा नहीं होगा। While globalization has led to similar economic policies adopted by government in different part of the world, this has generated very different outcome in different part of the world. चाहे ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं, जो तरीके हैं, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में सेम है, लेकिन उनके आउटकम्स बहुत से डिफरेंट हैं। इट इज़ अगेन क्रूशियल टू पे अटेंशन टू द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट रेदर देन मेक सिंपल जनरलाइजेशन इन दिस कनेक्शन। तो क्या है इम्पोर्टेंट, क्या है कि हमारा जो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है, मतलब यहाँ पर हमने ग्लोबलाइजेशन लगाया, ये सिचुएशन थी, ये रिजल्ट आया, लेकिन हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। हर कंट्री में ग्लोबलाइजेशन के अलग अलग इम्पैक्ट है डिपेंडिंग ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल और पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ दैट कंट्री। तो वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है, रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, ट्रेड बैरियर्स क्या हैं, सोसाइटी किस तरह से उसको एक्सेप्ट कर रही है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उस पर डिपेंड करता है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कैसा होगा किसी भी कंट्री में। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड एन इंटेंस डिवीजन ऑफ ओपिनियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है उसमें क्या है, लोग जो हैं वर्ल्ड में बहुत से डिस्कशन डिबेट करते हैं और वो इंटेंस हो जाता है। कुछ लोग इसके बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं, कुछ लोग इसके बहुत ज़्यादा विरोधी हैं। दोज हु आर कंसर्न अबाउट द सोशल जस्टिस आर वरीड अबाउट द एक्सटेंट ऑफ स्टेट विड्रॉल्स कॉज्ड बाय प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तो जो लोग चिंता करते हैं, सोशल जस्टिस की चिंता करते हैं, जो लोग समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से सोसाइटी के एक जो वो ग्रुप है जहाँ पर उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहे हैं, उनको वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए हैं, तो उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, तो वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का जो है उसके बारे में कुछ लोग सोशल जस्टिस के बारे में चिंता करते हैं कि लोगों को सोशल जस्टिस नहीं मिल पाता, उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिल पाता, उनके वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए हैं और जो प्रॉफिट होता है वो ओनर्स को होता है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता लोगों के बीच में, वर्कर्स के बीच में। तो इसलिए कुछ लोग जो हैं वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट हैं। They point out that it is likely to benefit only a small section of the population while impoverizing those who have been dependent on the government for jobs and welfare. उनका कहना है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है वो पॉपुलेशन के एक छोटे से सेक्शन को फ़ायदा पहुंचा रहा है, लेकिन जो गरीब आदमी है, पॉपुलेशन का जो सेक्शन है, जो गरीब सेक्शन है, उसको और पुअर कर दे रहा है। और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, वेलफेयर जो स्कीम्स होती हैं, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, और वो जो है जो गवर्नमेंट पे डिपेंड है, गरीब लोग, उनके ऊपर उनको ही और पुअर कर दे रहा है ग्लोबलाइजेशन।
They have emphasized the need to ensure institutional safeguard or creating a social safety nets to minimize the negative effect of globalization on those who are economically weak. तो उन्होंने क्या करा है, जो ये सोशल जस्टिस के सपोर्टर लोग हैं जो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हैं और जो कहते हैं कि इससे जो गरीब आदमी है वो और इम्पोवरिशमेंट हो जा रहा है उसका, वो और गरीब हो जा रहा है. इम्पोवरिशिंग मीन्स मेकिंग अ पर्सन पुअर, तो उस पर्सन को और पुअर कर दे रहा है. तो उनका ये कहना है कि जो इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड बना देना चाहिए, सोशल सेफ्टी नेट बना देना चाहिए, जिससे कि जो गरीब लोगों को नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनको जो नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो सोशल सेफ्टी नेट्स की वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, उनको मिनिमम वेजेस मिले, वर्किंग आवर्स उनके ठीक हों, जॉब सिक्योरिटी हो, लीव्स का आपको पता है बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं. तो ये सोशल जस्टिस वाले लोग चाहते हैं कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जिनको ग्लोबलाइजेशन का नुकसान हो रहा है उनको कम से कम एक सोशल सेफ्टी नेट में डाल दिया जाए. Many movements all over the world feel that safety nets are insufficient or unworkable. तो बहुत से ऐसे मूवमेंट हैं वो कहते हैं कि जो सोशल सेफ्टी नेट है वो इनसफिशिएंट है, उससे काम नहीं चल पा रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, और जो रिच लोग हैं वो उनको प्रॉफिट बहुत हो रहा है और उस प्रॉफिट को शेयर नहीं करते. दे हैव कॉल्ड फॉर अ हॉल टू फोर्स economic globalization, for its result would lead to economic ruin for the weaker countries, especially for the poor within these countries. तो उनका ये कहना है कि जो पूरे वर्ल्ड में बहुत से मूवमेंट्स चले थे, उनका ये कहना है कि जो सेफ्टी नेट्स हैं, जो सोशल सेफ्टी नेट्स बनाने की बात चल रही है, एक तो वो बहुत ज़्यादा इनसफिशिएंट है, वो अनवर्केबल हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं. और इसलिए क्या करना चाहिए कि जो फोर्स इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है उसको रोक देना चाहिए. WTO बहुत सी कंट्रीज़ को कह रहा है कि आप अपने ट्रेड बैरियर हटाइए, आप MNCs को आने दीजिए. तो ये फोर्स जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ पुअर कंट्री को फोर्स कर रही है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के लिए, उसको रोक देना चाहिए. और इससे क्या होगा कि जो वीकर कंट्रीज़ हैं उनको बहुत नुकसान होगा, इकोनॉमिक रुइन होगा उनको. और उसके जो वीकर कंट्रीज़ के जो पुअर लोग हैं, हो सकता है रिच लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन उस कंट्रीज़ के जो पुअर लोग हैं उनको बहुत ही इसका नुकसान होना है. और ये एक तरह से रीकोलोनाइजेशन है. आपको पता है इससे पहले कॉलोनीज़ थी, तो जो रिच लोग थे वो पुअर कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनीज बना देती थी. इंडिया भी ब्रिटेन का कॉलोनी थी. तो इसी जो लोग ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हैं, जो सोशल जस्टिस वाले लोग हैं, वो ऐसा कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से फिर से कॉलोनाइजेशन हो रहा है, रीकोलोनाइजेशन हो रहा है वर्ल्ड में. Advocates of economic globalization argue that it generates greater economic growth and well-being for larger section of population when there is deregulation. जो लोग इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का सपोर्ट करते हैं वो ऐसा कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और पॉपुलेशन का एक लार्जर सेक्शन को तो फ़ायदा होगा ही होगा, तो वो इसलिए उसका सपोर्ट करते हैं. ग्रेटर ट्रेड अमंग कंट्रीज़ अलाउ ईच इकनॉमी टू डू व्हाट इट डज बेस्ट. अगर कंट्रीज़ के बीच में ज़्यादा ट्रेड होगा तो जो कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिकली अपना सबसे बेस्ट करेंगी, और इकोनॉमिकली बेस्ट करेंगी तो सेक्शंस को इकोनॉमिकली रिच होंगे और पुअर लोग नहीं रहेंगे. दिस वुड बेनिफिट द होल वर्ल्ड, और इससे पूरे वर्ल्ड को फ़ायदा होगा. दे ऑल्सो आर्ग्यू दैट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज इनवाइटेबल एंड इट इज़ नॉट वाइज टू रेसिस्ट द मार्च ऑफ द हिस्ट्री. इनवाइटेबल मीन्स सर्टेन टू हैपन. तो वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो इनवाइटेबल है और उसको आप रोक नहीं सकते, और ये इसको कोई फ़ायदा नहीं है इसको रोकने का. More moderate supporters of globalization say that globalization provides a challenge that can be responded to intelligently without accepting it uncritically. जो ग्लोबलाइजेशन के मॉडरेट सपोर्टर लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसको इंटेलिजेंटली एक्सेप्ट करना है, सोच समझ के एक्सेप्ट करना है, और अनक्रिटिकली मतलब इसको विदाउट एक्सेप्टिंग इट अनक्रिटिकली, हम उसको सीधे सीधे एक्सेप्ट नहीं कर लेना है, सोच समझ के अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए जो भी बेनिफिशियल टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करना है. तो इसको इंटेलिजेंटली हमने इसको रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि ये इनवाइटेबल है, इसको यू कैंट स्टॉप इट. सो इफ़ यू कैंट स्टॉप इट, बेटर टू एक्ट इंटेलिजेंटली एंड विदाउट एक्सेप्टिंग इट अनक्रिटिकली.
What, however, cannot be denied is the increased momentum towards interdependence and integration between governments and between government, businesses and ordinary people in different part of the world as a result of ग्लोबलाइजेशन. अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ग्लोबलाइजेशन से हमें जो इसके फ़ायदे हैं उसको हम मना नहीं कर सकते कि किस तरह से कंट्रीज़ की इंटरडिपेंडेंसी बढ़ गई है और गवर्नमेंट जो है वो इंटीग्रेट हो गए हैं आपस में. आपने देखा कि किस तरह से बिज़नेस और इकोनॉमीज़ को आपस में ठीक करने ईयू का फॉर्मेशन हुई, यूरोपियन यूनियन ने आपस में इंटीग्रेशन कर लिया है और इस तरह से गवर्नमेंट इंटीग्रेशन हो गया, ईयू बन गए. कुछ कंट्रीज़ आपने देखा बहुत से ऐसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं जो साथ में एक साथ इकोनॉमिक फोरम में एक साथ आ गए. G8 कंट्रीज़ हैं, ईयू है, ओपेक कंट्रीज़ हैं और बिजनेसेस इस सब के लिए किस तरह से लोग एक साथ जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में किस तरह से उनकी डिपेंडेंस बढ़ गई, किस तरह से इंटीग्रेशन हो गया, बिजनेसेस किस तरह से आपस में एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में बिज़नेस होने लगा और ऑर्डिनरी पीपल जो हैं वो वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में भी मूवमेंट करने लगे. तो ये जो है ये ग्लोबलाइजेशन की पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.